से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने फ्रांसीसी क्रांति के आधे चैप्टर को कंप्लीट किया था लास्ट टाइम, जब हम आप सभी को पार्ट 1 का वीडियो में बहुत कुछ है हम उसमें हमने पहले भी बताया। आज जो हमारा वीडियो कंटिन्यू होगा वो पार्ट 2 के साथ कुछ नए मुद्दे पे होगा। तो लास्ट टाइम हमने यही सेब संतरा के साथ आपके पहले वाले वीडियो के पार्ट को अंत किया था। अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और मैं आप सभी को बता देता हूं क्योंकि इसके पार्ट बाय पार्ट पढ़ाने के क्या कारण है। तो इसे कई सारे कारण है, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में बड़ा लंबा वीडियो में बताऊं ना तो शायद आपको समझने में परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर 30 मिनट 35 मिनट के वीडियोस को अगर पढ़ना पड़े तो आप बोर भी नहीं होगे और आपको चीजें समझ में बहुत जल्दी आ जाएगी। तो देखिए, अब हम पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं, पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है जीने का संघर्ष। जीने का संघर्ष कहने का क्या मतलब है कि आम आदमी को अपने लाइफ में काफी स्ट्रगल देखने को मिल रहा था। वो ठीक से भोजन नहीं कर पा रहा था, ठीक से जी नहीं पा रहा था, आतंकित था। राजा के कार्यों से वो आतंकित था, उसके मन में ना आतंक फैला हुआ था। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। बड़ा ध्यान से समझिएगा, जो फ्रांस था, क्योंकि फ्रांस की क्रांति की बात चल रही है, तो फ्रांस के जनसंख्या पॉपुलेशन की बात करें तो सन 1715 में 1715 में जनसंख्या जो थी वो 2.3 करोड़ था। जो सन 1789 में, मतलब देखिए 1715 में 2.3 करोड़ और 1789 में 2.8 करोड़ हो गया। मतलब अचानक से बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया फ्रांस में, और परिणाम क्या हुआ कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। जब जनसंख्या बढ़ेगा, जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, उनको भोजन भी तो चाहिए। उनको खाने के लिए ब्रेड, पाव रोटी, दूध, मक्खन, क्रीम, रोटी, चावल, भात, सब्जी, जो भी वो खाते हो। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उत्पादन का भी बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, उत्पादन बढ़ ही नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ कि जब जनसंख्या 2.3 करोड़ से लेकर 2.8 करोड़ तक बढ़ गया तो अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी, और अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य जो था वो पाव रोटी था। ज्यादातर लोगों का जो भोज्य पदार्थ था वो पाव रोटी था, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग पाव रोटी ही खाते थे। तो उसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। ज्यादातर जो कामगार थे, लेबर टाइप के लोग थे या आम जनता थे, वो फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम किया करते थे और उसकी मजदूरी मालिक तय किया करता था। अब उनकी हालत ऐसी थी, ऐसी परिस्थिति में वो जी रहे थे कि काम तो उनसे करवाया जाता था, लेकिन उसके बदले में उस लायक उनको मजदूरी नहीं मिलता था जिससे उनका परिवार चल सके, जिससे उनका भोजन पानी ठीक ठाक तरीके से हो सके, जिससे वो अपने घर में पाव रोटी, ब्रेड वगैरह ला सके। इस तरह से उनका इनकम नहीं हो रहा था। आगे की स्लाइड में मैं बढ़ाता हूं। आगे की स्लाइड में देखिए, ये हमारा जनसंख्या वृद्धि है कि कैसे वहां पे जनसंख्या विस्फोट हुआ और कम ही समय में बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गया। और ज्यादा जनसंख्या होने के कारण वहां पे भोज्य पदार्थों की कमी आ गई। मतलब खाने के पदार्थ, जो उनको खाने के लिए भोजन चाहिए था, उसमें कमी देखने को मिला। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मजदूरी कहने का क्या मतलब है, जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जो लोग फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर थे, वर्कर थे, उनका वेतन नहीं बढ़ रहा था, बस महंगाई बढ़ रहा था। इसके परिणाम में क्या हुआ, रिजल्ट में, कि अमीर व्यक्ति और अमीर हो गया। अमीर के पास तो पैसे की कमी थी नहीं, उसके पास फैक्ट्री था, बड़े बड़े व्यापार थे। अमीर व्यक्ति और अमीर हो गया, गरीब व्यक्ति और गरीब हो गया। मतलब अमीर और गरीब के बीच में खाई उत्पन्न हो गया, दोनों के बीच में एक खाई उत्पन्न हो गया। और यह हालत तो और तब खराब हो गया, इस हालत में एक ऐसे ये बहुत बुरा स्थिति चल रहा था। हालत और तब खराब हो गया जब सूखा और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाता था। हर जगह आपने देखा होगा, हमारे यहाँ भी बाढ़ आता है ना, सूखा पड़ता है, ओले पड़ते हैं, इससे क्या होता है, फसल नष्ट हो जाता है। तो जब फ्रांस में ऐसा सूखा और ओला गिरता था तो पैदावार और नष्ट हो जाता था। इससे रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो जाता था। जो लोग खेतों में काम करते थे, किसान थे, मजदूर थे, उन लोगों को काम ही नहीं मिलता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे।
मतलब फ्रांस में ये अक्सर देखा जाता था कि लोगों का जीविका संकट ही हो जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा जीविका संकट क्या होता है, तो जब हमारे लिए हमें काम ही ना मिले, नौकरी ना मिले, पैसा ना कमा पाए, घर परिवार ना चला पाए, तो ऐसे स्थिति को आप जीविका संकट कह सकते हैं। और ये सब चीजें ना फ्रांस में अक्सर देखने को मिलता था। ज्यादातर समय में फ्रांस के अंदर ये सारी चीजें, जीविका संकट जैसी चीजें देखने को मिलता था। स्लाइड हमारा कहता है 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। अब यहां से थोड़ा सा पॉइंट आपको अलग सुनने को मिलेगा। 18वीं सदी में क्या हुआ, एक नया सामाजिक वर्ग उभरा। नया सामाजिक वर्ग कहने का मतलब है एक ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप उभरा जिसे हम मध्य वर्ग कह सकते हैं, जो मध्य वर्ग के नाम से जाना गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित किया। ये जो नए वर्ग के लोग थे, जिसे हम मध्य वर्ग कहते हैं, ये व्यापार करते थे, ये बिजनेस करते थे। समुद्र के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक जाके ये चीजों को बेचते थे। अब वो कौन कौन सा चीज था, देखिए उसमें ऊनी वस्त्र था, रेशमी वस्त्र था, इन सबको एक जगह से दूसरे जगह तक व्यापार के रूप में खरीद और बिक्री करते थे। और इसके बल पर इन्होंने धन कमाना शुरू किया। ऊनी और रेशमी कपड़ों या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। ऊनी या फिर रेशम की वस्त्र की बात अगर की जाए तो ये जो मध्य वर्गीय लोग थे, ये तो इन्हीं चीजों का व्यापार करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। समुद्र के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे, एक देश से दूसरे देश में जाते थे और वहां पे चीजों को या तो बेचते थे या फिर चीजों को खरीदते थे। इससे इनको फायदा होता था, पैसे ये बहुत कमा रहे थे। और समाज के जो समृद्ध लोग थे, मतलब जो पैसे वाले लोग थे, वो इन चीजों को खरीद लेते थे और बाद में इनको बेचते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागर एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। तीसरे स्टेट में मैंने आपको बताया था, बड़े बड़े जमींदार भी थे, वकील भी थे, बड़े बड़े व्यापारी भी थे। इन सभी को तीसरे स्टेट के अंदर ही रखा गया था। तो ये सभी जो थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनके पास नॉलेज था, जो इंफॉर्मेशन जिनके पास था, उन व्यक्तियों के ग्रुप को ही मध्य वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ये सभी पढ़े लिखे थे। ये जो मध्य वर्ग का ग्रुप जो था, इसमें जितने भी लोग थे सब पढ़े लिखे थे, सबको नॉलेज था और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। अब ये विशेषाधिकार कहां से आया, तो मैंने आपको पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था ना कि फ्रांस के क्रांति के दौरान क्या हुआ कि राजा ने वहां के समाज को 3 अलग अलग स्टेट में बांट दिया। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन था, पादरी वर्ग था। दूसरे स्टेट में कौन था, कुलीन वर्ग था। और तीसरे में बड़े जमींदार, किसान, वकील, कारपेंटर, लोहार, आम लोग, भूमिहीन किसान, ये सभी तीसरे में थे। तो जो ये समूह था, मध्य वर्गीय समूह था, वो पढ़ा लिखा था। वो कह रहा था कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। मतलब समाज में किसी व्यक्ति का क्या हैसियत होगा, किस प्रकार से समाज उसे किस नजर से देखेगा, इस बात का तुलना उसकी योग्यता पर होनी चाहिए, उसकी शिक्षा पर होनी चाहिए। ये नहीं कि अब कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा लिया और काम उसका शैतान वाला है तो वो भी ब्राह्मण कहलाएगा। नहीं, ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण जैसी संस्कार या शिक्षा होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, नियमों एवं समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने भी प्रस्तुत किया। मतलब एक समाज में सभी लोग एक समान होंगे, सभी बराबर होंगे, किसी में भेदभाव नहीं, किसी के पास जन्म से कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, सभी एक समान होंगे, सभी समाज के कार्यों में भाग लेंगे। ऐसे लोगों का मानना था। इसमें जो जॉन लॉक हैं और रूसो है, ये सब दार्शनिक है, फिलोसफर है, जिन्होंने अपनी जानकारी के माध्यम से कहा ऐसा ही समाज होना चाहिए जिसमें सभी बराबर हो, समानता का अधिकार हो। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट। फ्रांसीसी सम्राट का नाम आपको याद होगा, मैंने समझाया था, लुई 16। जब यह राजा बना इसकी आयु 20 साल थी। इसकी पत्नी जो थी वो मैरी एंटोनेट थी, जो ऑस्ट्रिया की रानी या फिर आप राजकुमारी कह सकते हैं, वो थी। तो जो फ्रांसीसी सम्राट था अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, इसके लिए उसे स्टेट जनरल, मतलब कि उस समय जो राजा के प्रतिनिधि हुआ करते थे
उसकी बैठक बुलाई जाती थी। वो स्टेट जनरल के अंदर जितने भी मेंबर होते थे, अगर वो इस बात पे हामी भरते थे, तब राजा किसी भी प्रकार के टैक्स को या कर को या नए प्रस्ताव को पारित कर सकता था। तो देखिए यहाँ पे उसे मंजूरी लेनी पड़ती थी, किससे? स्टेट जनरल से। जो प्रतिनिधि सभा था, इससे राजा को मंजूरी लेना पड़ता था, आज्ञा लेना पड़ता था, तभी जाके वो किसी प्रकार के कार्यों को करता था। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, या फिर आप कह सकते हैं पॉलिटिकल ऐसी संस्था जिसमें राजनीति से जुड़े हुए बड़े दिग्गज लोग रहते थे, जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्टेट जनरल जो था वो एक पॉलिटिकल संस्था था, जिसमें तीनों स्टेट के, मतलब कि पादरी वर्ग के भी, कुलीन वर्ग के भी और तृतीय वर्ग के सभी के जो वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, वो उस बैठक में जाते थे। उस बैठक में वो निर्णय लेते थे कि किस प्रकार के करों को प्रस्ताव किया जाए। इसके लिए वोटिंग होता था, इसके लिए वहां पे मतदान होता था। लेकिन कब होगा, टाइम कब दिया जाएगा, इस बात का फैसला राजा ही करता था, फ्रांस का सम्राट ही करता था। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। मैंने अभी आपको बताया ना कि राजा कोई भी फैसला लेता, इसके लिए उसको स्टेट जनरल की बैठक बुलानी आवश्यक थी, क्योंकि स्टेट जनरल के अंदर जितने भी लोग बैठते, प्रतिनिधि बैठते, जितने भी नेता बैठते, उन्हीं लोगों के इच्छा के अनुसार वहां पे कोई भी कदम उठाया जा सकता था। तो अब राजा ने क्या किया, लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए कर के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए, अनुमोदन करने का मतलब है कि टैक्स में बढ़ोतरी करने के लिए राजा ने एक बैठक बुलाई, स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए जो वर्साय का महल था, पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको वर्साय का महल दिखाया है, उस महल को बड़े ही आलीशान तरीके से सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट के इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे, जो आमने सामने की कतार में बिठाए गए। अब यहाँ पे बैठक बुलाया गया स्टेट जनरल की, तो पादरी वर्ग जो थे और कुलीन वर्ग थे, इनके 300 मेंबर आए और उनको आमने सामने बैठाया गया, क्योंकि उनको बेहतर समझा जाता था। लेकिन आगे की स्लाइड में देखिए, आगे की स्लाइड में बताया गया है, तीसरे स्टेट से 600 प्रतिनिधि आए, पहले स्टेट से 300, दूसरे स्टेट से भी 300। इन दोनों प्रतिनिधियों को आमने सामने मस्त कुर्सी पर बिठाया गया। लेकिन जो तीसरा स्टेट था, जिसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, उसके 600 प्रतिनिधियों को वहां पे लाया गया, जिनको इन दोनों के पीछे खड़ा किया गया। इनको सम्मान उतना नहीं दिया गया, इनको पीछे खड़ा कर दिया गया। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व तो इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। लेकिन तीसरे स्टेट से भी जो ये 600 लोग आए थे ना, ये पढ़े लिखे लोग थे, मतलब उस कैटेगरी में जो सबसे बेहतर थे, कोई वकील था, कोई शिक्षक था, उन सभी को बुलाया गया। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। जो किसान थे, जो भूमिहीन थे, ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं था, भूमिहीन थे, लाचार थे, गरीब थे, या फिर मतलब कि जिनके पास रोजगार नहीं था, आजीविका का संकट था, ऐसे लोगों को उस सभा में प्रवेश वर्जित था, मतलब नो एंट्री, उनको जाना अलाउ नहीं था। तीसरे स्टेट से भी वही लोग आए जो पढ़े लिखे थे, धनी थे, जमींदार थे, वकील थे, जिनके पास माल पूंजी था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से 40,000 चिट्ठी लिखा गया। इन तीसरे स्टेट के लोगों के द्वारा 40,000 पत्रों के माध्यम से शिकायत वहां पे लाया गया, जिसकी सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। जो नीचे लोग थे, जो भूमिहीन थे, जो गरीब थे, उनको तो सभा में जाना अलाउड ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, अपना 40,000 पत्र लिखा, और जो 600 लोग आए थे ना तीसरे स्टेट से, उनको ये पत्र दिया गया कि हमारी शिकायतें भी स्टेट जनरल के पास लेके जाइए, वहां पे हमारे मुद्दों को भी बताइए। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है, स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार, जो स्टेट जनरल जो बैठक बुलाई गई थी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट से, इनके नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग को सिर्फ एक वोट देने का अधिकार था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखा
अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। मतलब जो पादरी वर्ग था वो भी एक वोट दे सकता था, जो कुलीन वर्ग था वो भी एक वोट दे सकता था, जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो भी एक ही वोट दे सकते थे। तो ऐसे में तो सिंपल सी बात है, पादरी वर्ग जीत जाता, क्योंकि जो ऊपर के दो थे वो 2 वोट देके किसी भी मुद्दे को मनवा लेते, लेकिन तीसरे वाले को तो एक ही वोट था। तो अब तीसरा वाला जो था पार्टी वो कह रहा है नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है ना, उन सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। यह लोकतांत्रिक में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अपने इच्छा से आप वोट दे सकते हैं और अपने जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं, सीएम पीएम को चुन सकते हैं, मंत्रियों का चुनाव कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि मिसाल के तौर पर यहीं से पहली बार डेमोक्रेसी की झलक फ्रांस के अंदर देखा गया। और इसी चीज को मिसाल के तौर पर रूसो जो एक फिलोसोफर है, दार्शनिक, उन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें यह बताया। 1 नंबर के लिए प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को किसने लिखा, या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रूसो ने किस पुस्तक को लिखा था। तो जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, किस प्रस्ताव को, कि नहीं भाई सबको वोट देने का परमिशन नहीं मिलेगा, एक एक मत देने का परमिशन मिला है तो आपको एक एक मत ही देना पड़ेगा। सम्राट कौन, लुई सोलवे ने इसे खारिज कर दिया, नहीं माना। तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे, जो 600 लोग वहां पे, 300 उधर खड़े थे और 300 इधर खड़े थे, वहां से विरोध जताते हुए सभा से बाहर निकल गए। महल था जहां पे राजा ने इनकी बैठकों को बुलाया था, उस महल से तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो हल्ला गुल्ला करते हुए बाहर निकल गए। उन्होंने कहा कि जब राजा बात ही नहीं मान रहा तो फिर हम नहीं मानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, देहाती इलाकों में गांव गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिक जो हैं वो भाड़े पर लठैत और लुटेरे के गिरोह को बुला लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, वहां से वो प्रस्ताव खारिज हो गया। फिर अब गांव गांव में एक नया ही चर्चा फैल गया। सबको लगा, सबको यह अफवाह फैला दिया गया कि जो जागीर हैं, जो जमींदार हैं, उन्होंने बाहर के लठैतों को बुलाया। लठैत मतलब गुंडे को बुलाया है, जो क्या करेंगे, उनके जो पके हुए फसल हैं, जो भी पका हुआ फसल हो, मक्का हो, गेहूं हो, चावल हो, उसको तबाह कर देंगे। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने तो कुदाल, बेलचा, ग्रामीण किलो पर आक्रमण कर दिया और उनके अन्न भंडारों को लूट लिया। जब लोगों ने सुना कि भाई यहाँ पे तो गुंडा बुलाया जा रहा है, तो भाई किसान के पास जो था, बेलचा, कुल्हाड़ी, हंसुआ, खुरपी, लाठी, सब लेके जो गांव के जमींदार थे उसी के ऊपर चढ़ गया। तोड़ ताड़ फोड़ फाड़ कर दिया, उसका अनाज वनाज सब लूट लिया, सब लूट लाट के अपने घर चला आया। अब जो दस्तावेज था, जो लगान, मतलब जो वो जमींदार सब इंटरेस्ट पे पैसा देता था किसानों को, सब कागज वागज को जलाकर राख कर दिया। जो कुलीन थे वो बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग खड़े हुए। जब किसान सब मारना पीटना शुरू कर दिया तो जो कुलीन समुदाय के लोग थे, जो बड़े बड़े जमींदार और जागीर हुआ करते थे, वो अपना धन संपत्ति सब छोड़ छाड़ के वहां से भागा। मरने से तो बढ़िया था ना कि जगह छोड़ देता। कई तो अपना देश भी छोड़ दिया, पड़ोसी देशों में जाकर बस गया डर से। कौन, कुलीन वर्ग के लोग। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई सोलवे ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया। अब यहाँ पे नेशनल असेंबली एक नई वर्ड्स निकल के आया है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि नेशनल असेंबली था क्या। तो लुई सोलवा जो सम्राट था, जब उसने जनरल की बैठक बुलाई थी तो उसमें 600 प्रतिनिधि तीसरे स्टेट से गए थे, लेकिन तीसरे स्टेट वालों ने जो बातें बताई राजा को कि सभी को वोट देने का अधिकार दो, मत देने का अधिकार दो, तो राजा माना नहीं। तो वो सब विरोध जताते हुए क्या हुआ, निकल गए वहां से। वहां से निकलने के बाद सबसे पहले उन्होंने नेशनल असेंबली जैसी एक अपनी पार्टी का निर्माण किया। अब यहाँ पे चारों तरफ वो हाथ चल रहा है। राजा जो था वो परेशान हो गया, उसको लग गया किसान सब भड़क गया है, अब मारेगा। तो राजा ने डर से क्या किया, कहा कि ठीक है भैया, जो प्रजा कह रहा है वही ठीक है, वही मान्यता उसको दे दिया और यह मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा, राजा का अंकुश नहीं होगा। मतलब जनता के द्वारा बनाए गए नीति नियम कानून लागू किए जाए। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। क्या हुआ,
4 अगस्त 1789 को, याद रखिएगा। पहले क्या था, राजा ने टैक्स बढ़ा दिया था, तीसरे जो स्टेट के लोग थे उनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया जाता था। पादरी वर्ग भी लेता था जिसे हम टाइड कहते हैं, कुलीन वर्ग भी लेता था जिसे हम टाइल कहते हैं। दौ और लॉ का अंतर है बस। तो अब क्या हुआ कि 4 अगस्त 1789 को जब नेशनल असेंबली को मान्यता मिला तो इसने सब खत्म कर दिया, कहा कि भाई कोई कर वर नहीं लगेगा, कोई तीसरा स्टेट वाला टैक्स नहीं भरेगा, सब जितना भी था उसका नीति नियम सब को खत्म किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए विवश किया गया। जो पॉप थे, जो प्रथम स्टेट के लोग थे जिनको विशेषाधिकार प्राप्त था, उन सभी का विशेषाधिकार यहाँ पे समाप्त कर दिया। किसने? नेशनल असेंबली ने। अब लोगों का विशेषाधिकार समाप्त कर गया, धार्मिक कर भी समाप्त कर दिया गया, मतलब जो पादरी वगैरह तीसरे स्टेट से आके कर लेते थे उसको भी समाप्त कर दिया गया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। चर्च के अंदर 60% जमीन था ना उनके पास, सबको जब्त कर लिया गया। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। कि कौन सा सरकार? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली कौन था? तो वही तीसरे स्टेट के 600 लोग जो दरबार से बाहर आके अपना खुद का पार्टी का निर्माण कर लिया था। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब फ्रांस जो है वो संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना, इसके क्या फायदे हुए, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया और इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। अब नेशनल असेंबली ने एक अपना संविधान, नियम, नीति, कानून तैयार किया और उस नीति, नियम, कानून के मुख्य कारण यही था कि जो सम्राट है, जो राजा है, जो लुई 16 है, उसकी शक्ति को कम करना है, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना है, कंट्रोल करना है। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्था जैसे कि विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, इस सब में विभाजित और हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। पहले क्या था कि राजा निरंकुश शासन करता था, राजा के मन में जो आता था राजा वही करता था। किसी को मारना हो, किसी को फांसी पे चढ़ाना हो, किसी को देश से निकालना हो, किसी का जमीन हथिया लेना हो, तो ये राजा अपनी मर्जी से कर सकता है। लेकिन अब नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का एक नीति, नियम, कानून बनाया और इसका मुख्य काम था कि राजा के शक्ति को कंट्रोल करना, उसको अपने कंट्रोल में रखना। और इसके बाद जो एक आदमी के हाथ में शक्ति था, राजा के हाथ में, उसको बदल दिया गया। विधायिका अलग हो गया, कार्यपालिका अलग हो गया, न्यायपालिका अलग हो गया। मतलब 3 अलग अलग लोग अलग अलग कामों को देखेंगे। विधायिका जो है वो नीति, नियम, कानून को, पॉलिटिक्स को देखेगा। कार्यपालिका जो है ये मिलिट्री और पुलिस हो गया, जो विधायिका के द्वारा बनाए गए नीति, नियम, कानून को लागू करवाएंगे। न्यायपालिका हो गया, अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसका फैसला न्यायपालिका करेगा। और इसी प्रकार से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी गई। अगला पॉइंट हमारा कहता है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। यह भी महत्वपूर्ण रहेगा कि कैसे फ्रांस में राजतंत्र शुरू हुआ और गणतंत्र की स्थापना की गई, कैसे लोगों में जागरूकता आया। तो फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण ही बनी रही, मतलब बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला। राजा की हरकतें, 3 भागों में बांटना, फसलों का नुकसान होना, लड़ाई झगड़ा, देश के ऊपर कर्जा, वित्तीय संकट, आर्थिक संकट, सामाजिक संकट, सांस्कृतिक संकट, इन सभी चीजों के कारण फ्रांस की जो स्थिति थी वो तनावपूर्ण बनी रही। लेकिन लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिया, मतलब कि नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए संविधान पर लुई 16 ने हस्ताक्षर कर दिया डर से, क्योंकि उसे लगा कि अब जनता सब पगला गया है, अगर यहाँ पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो जनता सब पेल पाल देगा। परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। प्रसा मतलब अपने पड़ोसी देश के राजा से वो चुपचाप बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था कि भाई कैसे भी तुम यहाँ के लोगों को दबाओ, अपने सैनिक भेजो, इनको मारो काटो और हमको पुनः राजा बनने के लिए सीट पे लाओ। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश के शासक भी चिंतित थे। जैसा कि फ्रांस में चल रहा था उससे उसके पड़ोसी देश भी टेंशन में आ गए कि भाई ये जनता सब क्या कर रहा है, तो राजा को ही खत्म कर रहा है। राजा के बाद ये जनतंत्र ला रहा है, गणतंत्र ला रहा है, मतदान पे सरकार बनेगा, तो उसके पड़ोसी राजा भी बड़े चिंतित थे। इसीलिए 1789 की गर्मी के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। जो पड़ोसी मुल्क के राजा थे ना, उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसी स्थिति चलती रहे तो
तो हमारे हाथ से भी राजगद्दी चला जाएगा। इससे बढ़िया है कि हम अब सब मिलके सेना भेजते हैं फ्रांस में और वहां पे राजा को पुनः राजा बनाते हैं और लोगों को दबाने की कोशिश किया जाएगा। आगे की स्लाइड में देखिए अब आगे क्या हुआ। लेकिन जब तक यह योजना अमल होता, जब तक वो सोचता कि ऐसा कुछ करना है, कि फ्रांस के लोगों को पता चल गया कि भाई ये सब युद्ध करने वाला है, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नेशनल असेंबली जो फ्रांस का सरकार था, उसने प्रसा के ऊपर भी युद्ध के लिए खुलेआम चैलेंज कर दिया। और इधर ऑस्ट्रिया भी, ऑस्ट्रिया वही देश जहां की रानी या राजकुमारी लुई 16वें की पत्नी थी, जिसका नाम मैरी एंटोनेट था। अब क्या हुआ, यहाँ पे प्रांतों से हजारों लोग, देश के लोग, स्वयंसेवी लोग सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजा एवं कुलीन के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। सबने क्या कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहे तो जो नीचे तबके के लोग हैं इनको हमेशा दबाया जाएगा। इसलिए कुलीन के खिलाफ, पादरी के खिलाफ ये युद्ध हुआ। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उसमें कवि राजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। मार्सिले आज भी फ्रांस का राष्ट्रगान है, मतलब वहां का एंथम है, याद रखिएगा। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। मतलब कहते हैं ना, युद्ध के लिए चलने के समय एक जोश जो होता है, जैसे हमारे देश में भगत सिंह का नारा था इनकलाब जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस का था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे नारे थे। तो ऐसे ही फ्रांस के अंदर इनका नारा चल रहा था। जो मार्सिलेस था उस जगह पे ये गाना गाया जा रहा था और इसीलिए इसी गाने के नाम पर मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है, वहां का नेशनल एंथम है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सन 1792 की गर्मी में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह का योजना बनाया। अब देखिए, जैकोबियन क्लब भी एक ऐसी संस्था थी जो देश को चलाने में अहम भूमिका उस समय निभा रहा था, जिसके हाथ में भी देश के कानून के कमान थे। लेकिन जब देखा कि भाई पाव रोटी का दाम बढ़ गया, खाने की चीजें इतनी महंगी हो गई है, तो इन लोगों ने एक फिर से विद्रोह किया। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने महल पर धावा बोल दिया, जिसमें लुई 16वां रहता था ना, सम्राट जिसमें रहता था ना, उसी पे धावा बोल दिया। राजा रानी दोनों को बंधक बना लिया, घंटों तक उसको हाथ पैर बांध के रखा। किसको? राजा को ही। और उसके जो रक्षक थे, जो बॉडीगार्ड वगैरह हुआ करते हैं राजाओं के, उसको भी मार वार दिया। खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। कौन? नेशनल असेंबली, वही तीसरे वर्ग के लोग। इसने क्या किया, राजा को बोला कि जेल में डाल दो और उसके ऊपर फैसला होगा। चुनाव कराए गए। फिर से 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले जितने भी पुरुष, उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, सभी को मतदान देने का अधिकार, मतलब वोट गिराने का अधिकार प्राप्त हुआ। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड अब है आतंक का राज। देखिए, सन 1793 से 1794 का जो समय है ना, इसे हम टेरर टाइम कहते हैं, मतलब आतंक का समय कहते हैं, क्योंकि रोबोस्पियर के नियंत्रण में दंड की सख्त नीति अपनाई गई। रोबोस्पियर का जो नीति था दंड देने का, वो बड़ा सख्त था। थोड़ा सा भी गलती होता था कि वो सीधा गुलेटिन कर देता था, गला कटवा देता था। उसके हिसाब से गणतंत्र में जो भी शत्रु थे, चाहे वो कुलीन हो, पादरी हो या अन्य राजनीतिक दल के सदस्य हो, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाली पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और सबका गुलेटिन कर दिया गया। मतलब इतना लोगों को मार दिया ना, इतना लोगों को काट दिया ना। जैसे रोबोस्पियर क्या कहता था, हमारे देश के बारे में थोड़ा सा भी किसी से खिलाफ सुन लेता था, उसको जेल में डालकर उसका गला ही कटवा देता था। सभी को गिरफ्तार करके उसने जेल में डाल दिया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। एक मुकदमा चला के उन सभी को गुलेटिन कर दिया गया। आगे की स्लाइड में देख लीजिए, वो भी आपको देखने को मिलेगा। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो उन्हें बुलेटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता। सर कलम कहने का मतलब है गला काट देना। बुलेटिन 2 खंभों के बीच लटकते हुए एक मशीन था, 2 खंभा था, 2 पोल था, उसके बीच में लटका हुआ एक ब्लेड था, मोटा वाला ब्लेड। उसके अंदर गला को घुसा दिया जाता था और ब्लेड को छोड़ दिया जाता था, सीधा गला बाहर कट के निकल जाता था, जिस पर रखकर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम, इसके आविष्कार जो थे डॉक्टर गुलेटिन, उन्हीं के नाम पे रखा गया। डॉक्टर गुलेटिन ने इस मशीन को बनाया था, इसीलिए इस कातिलाना मशीन का नाम गुलेटिन था।
नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रोबोस्फेयर ने अपने नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। रोबोस्फेयर ना ऐसे लोगों को मार रहा था, ऐसे लोगों को काट रहा था, खून की नदियां बहा दिया उसने। अब जो उसके साथी लोग थे ना वो भी डरने लगे, भाई तू कर क्या रहा है, ऐसे मारेगा लोगों को। अब मान लो मैं किसी दोस्त के साथ हूं और दोस्त मेरा खून कर रहा है, एक दो खून कर दिया, अब वो डेली डेली 20 गो 25 गो 100 200 500 लोगों का खून कर रहा है, बाद में मुझे भी डर लगने लगा, भाई एक दिन तो हमको भी ले डूबेगा। तो जो रोबोस्फेयर इतना सख्ती से लोगों को काट रहा था, ऐसे लोगों को मार रहा था कि उसके जो समर्थक थे, उसके जो दोस्त यार थे, वो भी डर गए, त्राही त्राही करने लगे। जुलाई 1794 ने न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। किसे? रोबोस्फेयर को। बताया गया, न्यायालय जो था उसने कहा रोबोस्फेयर ने गलत तरीके से हजारों लोगों का गला काट दिया भाई, बुलेटिन कर दिया। फिर लास्ट में क्या हुआ, उसे गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसका भी बुलेटिन कर दिया गया। मतलब रोबोस्फेयर जिसने हजारों का गला कटवा दिया उसको भी गिरफ्तार किया गया, दोषी पाया गया और उसका भी बुलेटिन पे घुसाया, दो खंभों के बीच मशीन, ब्लेड गिरा, धड़ अलग कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या महिलाओं के लिए भी? कहां? फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर महिलाओं के लिए कुछ हुआ या महिलाएं सिर्फ और सिर्फ रोटी बेलती रह गई, बच्चे पालती रह गई? तो यही प्रश्न है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति वगैरह हुआ था क्या? देखिए, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद था कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार में उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। महिलाएं शुरुआत से ही फ्रांस के क्रांति में मतलब भूमिका निभा रही थी, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के पति तो बॉर्डर पे लड़ाई करने गए थे, क्योंकि फ्रांस तो कई सारे देशों के साथ युद्ध भी कर रहा था, जिसके कारण उसकी वित्तीय स्थिति सही नहीं थी। तो ये महिलाएं घर का काम करना, बच्चों को संभालना, ब्रेड लाना, खेती करना, दिस करना, डैट करना, कैसे भी अपने परिवार को वो चला रही थी। तो महिलाओं का योगदान तो था। महिलाएं यह सोच के काम कर रही थी कि आगे चल के उनका जीवन भी सही होगा, क्योंकि पहले महिलाओं का कोई वैल्यू नहीं था। तो अब क्या हुआ, उन्हें उम्मीद था कि उनकी भागीदारी जो है वो क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा, मतलब आगे चलकर उनका भी जीवन सुधारा जाएगा। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। जो तीसरा स्टेट था ना, उसमें जितनी भी महिलाएं थी वो क्या करती थी? काम करती थी, काम करती थी अपने जीवन को चलाने के लिए। क्या काम करती थी? सिलाई करती थी, बुनाई करती थी, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, संपन्न घरों में घरेलू काम किया करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति भी किया करती थी। ये सारी चीजें बहुत वहां पे कॉमन था। ऐसे करके महिलाएं अपना घर परिवार चला रही थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। जो तीसरे स्टेट के महिलाएं थी उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उनको व्यापार नहीं करने दिया जाता था। पढ़ने लिखने का काम सिर्फ और सिर्फ कुलीन वर्ग के घरों, मतलब जो कुलीन वर्ग के लोग थे दूसरे स्टेट के, उनके घरों की लड़कियां महिलाएं पढ़ती थी, या फिर तीसरे स्टेट के जो जमींदार थे, पैसे वाले थे, अमीर घराने के थे, उनके बच्चे पढ़ते थे। इसके बाद क्या होता था, उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। जैसे घर महिला का काम क्या होता है? घर में खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पांव रोटी लाना और बच्चों की देखभाल करना, यही सब उस समय महिलाओं का काम हुआ करता था। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है दास प्रथा का उन्मूलन। ये भी वीवीआई पॉइंट रहेगा। दास का मतलब होता है स्लेव, स्लेव का मतलब होता है गुलाम। दास को आप स्लेव कह लो, गुलाम कह लो, नौकर कह लो, ये सब चीज इसके लिए आता है। अब इसके उन्मूलन के बारे में देख लेते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉन्डलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसे वस्तुओं का महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता करते थे। अब देखिए क्या होता था, एक बार समझ लीजिए इसको कि स्लेव का क्या काम था या फिर दास प्रथा क्या था। जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जो चीनी का व्यापार करते थे, तंबाकू का व्यापार करते थे, अफीम का व्यापार करते थे, नील का व्यापार करते थे, जूट का व्यापार करते थे, या फिर किसी अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे, उनको अपने बगानों में काम करने के लिए सस्ते नौकर चाहिए होता था। अब ये सस्ते नौकर उनको कहां मिलता था? तो वो क्या करते थे,
कि अपने इन बगानों में काम करने के लिए अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच जो दास व्यापार था उसके माध्यम से पूरा करते थे। ये अफ्रीका चले जाते थे, वहां से निगरों को वहां के सरदारों के माध्यम से, क्योंकि पहले तो राजा मुखिया के रूप में सरदार ही काम करते थे ना, तो सरदारों के माध्यम से खरीद लेते थे। आगे की स्लाइड में आपको वो भी दिखा देता हूं। क्या होता था कि अफ्रीका तट पर जहाज लेकर जाते थे और वो स्थानीय सरदारों से दास खरीद लेते थे। मतलब दास कहने का मतलब है गरीब लोगों को खरीद लेते थे। दासों को लोहे को गर्म करके पीठ पे हाथ पे दाग दिया जाता था, गर्म लोहा लाल करके उन दासों के ऊपर निशानी छोड़ दिया जाता था, जिससे ये पता चलता था कि ये दास है, ये स्लेव है, ये बिका हुआ इंसान है। इसके बाद उनको हथकड़ियां पहना दी जाती थी। उन दासों को हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्र यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। जहाजों में जैसे जानवर को ठूस देते हैं ना, वैसे उनके हाथों में हथकड़ी लगा के गरम लाल लोहे से उनको दाग के और जहाज के अंदर जबरन भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया जाता था। अब मान लो ये हॉल है जिसमें आप बैठे हो, इसमें आप 100 बच्चे बैठ सकते हो। अगर इसी में मैं 1000 बच्चों को ठूस दूं तो कैसे कोई जिएगा। और 3 महीने तक उनको समुद्री मार्ग से दूसरे दूसरे जगहों पे ले जाया जाता था, उन्हें बेचा जाता था। वहां के बगान मालिक उस दास को खरीदते थे, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक होता था, उनको बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजार में चीनी, कॉफी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। मतलब इन्हीं दासों के माध्यम से, इन्हीं स्लेव के माध्यम से। अब देखिए, बॉर्दे और नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गया। कुछ ऐसे बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब समझते हो ना, जहां पे जहाज रुकता है। 3 महीनों तक इनको समुद्री मार्ग से लाया जाता था और इन्हीं दो, कौन सा, बॉर्दे और नांते जैसे बंदरगाह पर इनको बेचा जाता था। इनको वहां पे दासों को बगान मालिकों के हाथे बेच दिया जाता था। वो बगान मालिक इसको अपने बगान में ले जाते थे। बॉर्दे और नांते जैसे बंदरगाह पर इन दासों को बेच दिया जाता था। इनको पूर्ण रूप से अलग अलग बगान मालिकों को दे दिया जाता था। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, लेकिन अब 1804 में देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। जहां से किस्सा शुरू हुआ था, किस्सा वहीं पे जाके खत्म हो गया। लुई, फ्रांस का सम्राट पहले लुई 16वां था, उसको हटाया गया, मारा गया। उसकी वाइफ मेरी एंटोनेट को भी मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन घूम फिर के फिर देखिए 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का राजा बना दिया, घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों पर विजय यात्रा शुरू कर दिया, अलग अलग देशों को युद्ध करके जीतना शुरू कर दिया। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उसकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। जो भी पड़ोसी मुल्क थे उन सभी पे आक्रमण किया, सबको युद्ध में जीता और सभी को अपने देश के अंदर मिलाता गया। और वहां के राजा को हटाकर, वहां के राजवंशों को हटाकर अपने जो इसके नेपोलियन बोनापार्ट के रिश्तेदार सब थे, इनको वहां का राजा बनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट, वो मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। जल्दी उसने सेनाओं को, उसके सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। हमलावर मतलब ये बार बार किसी दूसरे देश पर अगर आप हमला करोगे, उसको परेशान करोगे, वहां के लोगों को मारोगे, तो आपके लोग भी तो आतंकित होते हैं ना, वो भी डरने लगते हैं। आखिरकार 1815 में जो वाटरलू की लड़ाई हुई उसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई और रोम के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाला उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद देखने को मिला। जो नेपोलियन बोनापार्ट था, जितनी भी अच्छे कार्यों को कर रहा था, ये उसके जीते जी तो पता नहीं चला, लेकिन उसके मरने के काफी समय के बाद लोगों को लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट अच्छे कार्यों को कर रहा था। इस प्रकार से आपने देखा कि क्लास 9th जो हिस्ट्री है, जिसका पहला चैप्टर था फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो यहाँ पे समाप्त हो गया 2 पार्ट में। पहले पार्ट के वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे आ चुके हैं, ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।